अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पोइट्री के बारे में जानेंगे। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सेशन है और आप इसको लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है ये सेशन थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इसमें आप काफ़ी कुछ जानेंगे, क्योंकि हम इसमें पोइट्री की हिस्ट्री देखेंगे शुरू से। फिर हम इसमें वेस्टर्न ट्रेडिशंस भी देखेंगे और की एलिमेंट्स जो हैं पोइट्री के हम उनके बारे में जानेंगे। साथ में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है उनको भी हम टच करेंगे। और इसके अलावा जो डिफरेंट जेनर्स हैं मॉडर्न डे पोइट्री में, वो भी हम देखेंगे। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सेशन है और ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो पोइट्री के बारे में है। तो पोइट्री जो है, कहा जाता है कि ये ग्रीक वर्ड जो है यानी पोयोसिस से लिया हुआ है और इसकी माने जो हैं मेकिंग की हैं, यानी बनाने की। तो लिटरेचर में जो शायरी है वो आपको पता है कि उसमें एक खास किस्म की पैटर्न जो है वो फॉलो की जाती है। उसमें लैंग्वेज को भी देखा जाता है, उसमें रिदम को देखा जाता है, मीटर को देखा जाता है। इसी तरह से साउंड सिंबल्स जो हैं उन्हें देखा जाता है और साउंड टेक्निक्स जो हैं वो भी देखी जाती हैं। तो पोइट्री में ख़ास किस्म की अरेंजमेंट की जाती है, एक ख़ास किस्म का जो तरीक़ेकार होता है उस हिसाब से जो भी उसकी सनफ़ होती है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड की जाती हैं, फिर उसमें जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। और इसी तरह से जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं उनको ज़हन में रखा जाता है और जो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री हैं उनको भी ज़हन में रखा जाता है। तो कहा जाता है कि कदीम तरीन जो शायरी जो शुरू हुई है दुनिया में, यानी पोइट्री की जो स्टार्टिंग है, वो कहा जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुई। और जो जो तहजीबें हैं यानी दरिया नील की और नाइजर जो हैं और जो वोल्टा रिवर की जो वादियाँ हैं, उनमें कहा जाता है कि पहली दफ़ा जो है वो पोइट्री लिखी गई। यानी नील में, नाइजर में और वोल्टा रिवर वैलीज़ जो हैं, इनमें सबसे पहली दफ़ा जो है वो शायरी लिखी गई। और वो एक किस्म की यानी हंटिंग पोइट्री है, जो प्री हिस्टोरिक पोइट्री मिलती है कि उसमें वो हंटिंग के ऊपर लिखते थे और इसी तरह से एम्पायर्स जो मुख्तलिफ थी उनके बारे में लिखते थे, या वो एलिजीज वगैरह थी या दरबारी पोइट्री इस तरह से थी। और इसी तरह से जो कदीम ज़माने की जो पोइट्री कहा जाता है कि जो यानी दुनिया के जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं कि जो पिरामिड्स ऑफ मिस्र हैं, यानी मिस्र के जो एहराम हैं, वहाँ पे ये जो मुख्तलिफ किस्म की टेक्स्ट जो हैं वो लिखी हुई हैं। और ये जो हैं वो तकरीबन यानी 25वीं सदी बीसी में जो है वो लिखी गई हैं, तो ये मिली हैं। इसके बाद फिर जो सर्वाइविंग पोइट्री है वो वेस्टर्न एशियन जो है वो पोइट्री है, जो सुमेरियन की जो तहजीब है यानी मॉडर्न डे जिसको आप बेबीलोन कह लें या इराक कह लें, तो वहाँ पे वो मिले हैं। लेकिन कदीम तरीन जो पोइट्री है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मुत्तफिक यानी इस पे जो दुनिया के क्रिटिक है वो मानते हैं कि पोइट्री की शुरुआत जो है वो बाकायदा से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुई। और फिर जो कदीम तरीन जो पोइट्री के अभी जो हमें पीसेस मिलते हैं कहीं पे किसी भी सूरत में लिखे हुए, जिनको हम आगे टच करेंगे, वो फिर सुमेरियन तहजीबें मिलते हैं हमें, यानी बेबीलोन या इराक जो मॉडर्न डे का है, आप समझ लें। तो मुख्तलिफ दुनिया की जो तहजीबें हैं उनमें पोइट्री मिलती है और दुनिया के मुख्तलिफ खितों में जो है वो पोइट्री मिलती है। यूरोप में, एशिया में, चाइना में भी जो है कदीम तरीन पोएम्स मिले हैं, फोक सॉन्ग्स जिन्हें कहा जाता है। और वो शिजिंग थे, चाइनीज़ शिजिंग, वो मिले हैं। इसी तरह से संस्कृत में आप आएँ तो आपको वेद मिलेंगे। और इसी तरह से जो ज़ोरोएस्ट्रियन या जो पर्शियन जो रिलीजन है जिसमें मॉडर्न डे ईरान और उसके इर्द-गिर्द के इलाके जो हैं, तो वहाँ पे उनके गथाज़ मिले हैं। इसी तरह से होमर जो है वो आपको पता है कि होमर के जो एपिक पोएम्स हैं, इलियड एंड ओडेसी, ये भी कदीम तरीन जो है वो पोएम्स माने जाते हैं। लेकिन जो यूनानी थे उन्होंने पोइट्री को प्रॉपरली डिफाइन किया पहली दफ़ा, यानी खुसूसन एरिस्टोटल की जो यानी बुक है पोइटिक्स, उसमें हमें शायरी की कोई डेफिनेशंस मिलती हैं, या पहली दफ़ा शायरी को जो है डिफाइन किया गया कि शायरी बेसिकली है क्या, पोइट्री है क्या। और उसमें फिर जो एरिस्टोटल है उन्होंने कुछ जेनर्स सेट किए और उसके बुनियाद पे जो शायरी है या जो पोइट्री है उसकी जांच पड़ताल या उसके मयार को जांचने के कुछ बुनियादी जो हैं वो प्रिंसिपल्स यानी कवायद व ज़वाबित तय किए गए। तो
एरिस्टोटल पोएटिक्स जो है उसमें आपको यानी ये मिलेगा कि स्पीच पोइट्री क्या है, रेट्रिक पोइट्री क्या है, ड्रामा पोइट्री क्या है, सॉन्ग पोइट्री क्या है, या कॉमेडी पोइट्री क्या है। तो फिर एरिस्टोटल के बाद फिर जो जो यानी लोग आए, फिर उन्होंने जो है पोइट्री में कुछ और चीज़ें ऐड की। वर्स फॉर्म को उन्होंने देखा, राइमिंग स्कीम को उन्होंने देखा, और इसी तरह से फिर उन्होंने रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन ऑफ साउंड्स जो है उनको उन्होंने देखा, और फिर आगे जाके उन्होंने पोइट्री जो है उनको डिफरेंशिएट करना शुरू किया, यानी मुख्तलिफ या अलग करना शुरू किया प्रोज से। यानी नसर और नज़म में जो फ़र्क है वो फिर बाद में आना शुरू हुआ और उसको डिफरेंशिएट किया गया। तो जो यानी बेसिकली डिवाइसेस जो एरिस्टोटल ने डिफाइन की थी, तो वो बेसिकली वेस्टर्न, हम यानी जो मगरबी जो तहजीब है या जो मगरबी सकाफत है शायरी की, उसमें भी वो आम तौर पे देखते हैं। तो पोइट्री जो है उसे मुख्तलिफ तरीक़ों में लिखा जाता है, उसमें इंटरप्रिटेशन उसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, यानी उसकी जो जो समझ है, जो माने हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इमोशन टाइप की जो पोइट्री होती है जिसमें आप फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर हैं, तो उसमें आमतौर पे एसोनेंस, ये फिगर्स ऑफ स्पीच के टर्म्स हैं, इलिट्रेशन या ओनोटोमेपिया, इनको देखा जाता है। रिदम जो है, या इसमें म्यूजिकल सड़प या एक चेंटिंग अटरिंग इफेक्ट्स जो हैं वो आमतौर पे, तो आप इसको फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के तौर पे यूज़ करते हैं जब आप अपने इमोशंस या आप अपने फीलिंग्स की या एक इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जब एक किसी भी यानी नज़म में मुख्तलिफ माने आप अखज़ कर सकते हैं, तो वो मुख्तलिफ माने अखज़ इसलिए होती हैं कि उस पोएम में काफ़ी ज़्यादा शक और शुबात होते हैं अल्फाज को समझने के, जिसे एम्बिगिटी कहा जाता है। फिर उसमें सिंबलिज्म जो है वो यानी यूज़ किया जाता है, वो किस्म की आयरनी होती है, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और पोएटिक डिक्शन जो है यूज़ किया जाता है। तो फिर उस यानी नज़म को आप मुख्तलिफ तरीक़ों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी वो उसमें एक किस्म की गुंजाइश होती है। इसी तरह से कुछ कॉमन जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, जिसमें मेटाफर है, सिमिली है, मेटानमी है। तो ये जिस तरह से आम तौर पे आप लिरिक पोइट्री में भी देखते हैं, तो ये जो फॉर्म है उसमें फिर आप यानी हम देखते हैं कि राइम स्कीम होती है ख़ास, फिर उसका एक ख़ास रिदम होता है, और ख़ुसूसन जो लिरिक पोइट्री होती है, जो यानी एक सॉन्ग फॉर्म या सॉन्ग स्टाइल ऑफ पोइट्री है, तो उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिर ये बिलखुसूस जो उनकी बुनियाद है एक किस्म की, वो यूनान के जो यानी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने रखी, जिनमें कि आम तौर पे एरिस्टोटल जो है ये क्रेडिट उसको जाता है कि उन्होंने डिफरेंट जेनर्स भी सेट किए, और उन्होंने पोइट्री को डिफाइन भी किया, और फिर उन्होंने उसके कुछ पैरामीटर्स भी जो है वो बनाए कि जिस पे पोइट्री को जांचना शुरू किया गया। इसके बाद फिर पोइट्री जो है बेसिकली शायरी तो इंटरनेशनल होती है, अदब की या ज़ुबान की या शायरी की कोई सरहद नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होते, बैरियर्स नहीं होते, वो हमेशा एक ग्लोबल होती हैं या इंटरनेशनल कॉल होती है इसमें। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के मुख्तलिफ खितों में या मुख्तलिफ इलाकों में जो वहाँ की जो मुख्तलिफ यानी जो जो सकाफ़त है, जो कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उनके हिसाब से फिर पोइट्री या जो शायरी है उसकी मुख्तलिफ जो हैं वो तनसीमें होती हैं, जिन्हें जनर्स कहा जाता है। यानी कुछ ऐसी हैं जो कॉमन है वर्ल्ड वाइड में, आपको तकरीबन दुनिया के हर तहजीब में वो पोइट्री की जो फॉर्म है या जो टाइप है वो ईज़िली मिल जाती है। इसी तरह से कुछ जो हैं वो यूनिक होती हैं, जो सिर्फ़ ख़ास कल्चर में ही पाई जाती हैं। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जो सोनेट है या जो ओड है, इसको गज़ल कहा जाता है, ये गज़ल की टाइप है। तो ये गज़ल आपको जो है वो पर्शियन स्टाइल में भी मिलेगा, फिर आपको ये संस्कृत स्टाइल में भी मिलेगा, ये आपको उर्दू में भी मिलेगा, कुछ और ज़ुबानें हैं, वहाँ पे भी जो है ये आपको ओड की फॉर्म या गज़ल की फॉर्म मिलेगी। इसी तरह से कुछ जो है वो पोइट्स, जब उनके बारे में हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं। तो जिस तरह से दांते हैं, इसी तरह से गिद्ध हैं, और इसी तरह से मिकी विग्स हैं या रूमी हैं। तो इनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस कल्चर के जो है वो शायर थे, या इन्होंने जो शायरी लिखी है वो किस ज़ुबान में लिखी है, तो एक हमें सिंपल सा आइडिया मिल जाता है। इसी तरह से क्योंकि पोइट्री में काफ़ी निखार आ गया या उसमें काफ़ी वर्जन्स आ गए, तो अब ज़्यादा फोकस जो था पोइट्री में, क्योंकि वो प्रोज से भी यानी नसर से भी उसको जो है वो बिल्कुल सेपरेट किया गया,
बिल्कुल वो एक दूसरे के अपोजिट बन गए इन अ वे। तो फिर लाइन्स पे ज़्यादा फोकस आया, फिर राइमिंग स्कीम पे ज़्यादा फोकस आया, और फिर उसके जो मीटर है उसको भी देखा गया। इसी तरह से कुछ और ट्रेडिशंस पोइट्री में जो काफ़ी उनका असर रहा, उसमें बिलखुसूस जिस तरह से बिब्लिकल पोइट्री है, और इस तरह से कुछ और जो यानी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो भी हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ पोइट्री में जो है वो हमें मिलते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न कल्चर की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज़्यादातर वो यानी इंस्पायर हुए जो प्रिंसिपल सेट किए थे एरिस्टोटल ने। तो इसी तरह से वेस्टर्न कल्चर में हमें होमर जो है और रिल्क जो है उनके ट्रेडिशंस भी हमें मिलते हैं, या वो जो वेस्टर्न पोइट्री है वो इनसे ज़्यादा जो है वो इंस्पायर जो है वो हुई। इसके बाद जो कदीम तरीन जो यानी सर्वाइविंग पोएम्स जो मिलते हैं, तो उनमें एक इस्तांबुल तुर्की के म्यूजियम में जो है वो एक पीस पड़ा हुआ है जिसको एक टेबलेट कहा जाता है। ये आप इसको देख भी सकते हैं, इसका एक ख़ास पर्टिकुलर नेम है, यानी टेबलेट 2461। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। कहा जाता है कि ये जो है वो यानी दुनिया का कदीम तरीन जो एक यानी एक नज़म है, ये मिली है पोएम, ओल्डेस्ट तरीन इसको माना जाता है। और ये सुमेरियन तहजीब की है, यानी मेसोपोटामियन तहजीब की, या मॉडर्न डे जो है इराक। और ये एक लव पोएम है जिसमें एक बादशाह ने जो है, जो एक किंग था, उसने बेसिकली अपनी क्वीन के लिए या जिससे उन्होंने शादी की, तो उसके ऊपर जो है ये पोएम जो है वो लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लव सॉन्ग है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये जो यानी बेसिकली जो पोएम है, ये कहा जाता है कि 2000 बीसीई में जो वो लिखा गया। इसके अलावा जो मिस्री जो एपिक पोइट्री है उसमें द स्टोरी ऑफ सिनो, वो कहा जाता है कि ये 18वीं सदी बीसीई में जो है वो लिखा गया था। तो बहरहाल ये मेसोपोटामियन एक कदीम जो है वो टेबलेट फॉर्म में एक पोएम है, और ये ओल्डेस्ट लव पोएम जो है दुनिया का माना जाता है, जिसमें बादशाह ने जो है वो सिम्बोलिकली जो मैरिज है और जो लव है उसका इजहार किया था अपने क्वीन के साथ। अब हम आते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन इन पोइट्री में। तो जो मगरबी जो यानी एक ट्रेडिशन है पोइट्री का, वो ज़्यादातर जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मुतासिर था जो एरिस्टोटल पोइटिक्स थे। ये जो एरिस्टोटल ने जो डिफाइन की यानी क्वालिटी ऑफ पोइट्री, या उसकी जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की, तो ये बुनियादी तौर पे एरिस्टोटल ने जो यानी बेसिकली जो जेनर्स सेट किए थे पोइट्री के, वो तीन थे: एपिक पोइट्री, कॉमिक पोइट्री, और ट्रेजिक पोइट्री। तो याद रखें, फिर बाद में इनमें और भी डेवलपमेंट्स आई, और उन्होंने इन बुनियाद पे ही जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है उसको जानने की जो है वो बुनियाद भी एक किस्म की रखी। फिर जैसे वक्त गुजरता गया, तो फिर इस यानी जो जो एरिस्टोटल ने जो पोइट्री के जनरल स्टेट किए, फिर उसमें काफ़ी वेरिएशंस आ गए। फिर हम देखते हैं लिरिक पोइट्री जो एक किस्म की यानी सॉन्ग पोइट्री है, ड्रामेटिक पोइट्री देखते हैं, फिर कॉमेडी में हम पोइट्री देखते हैं। इसी तरह से फिर ट्रेजिडी में जो है वो फिर हम पोइट्री देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न टच से होके फिर जो गोल्डन एज है इस्लाम की, या जो रेनेसेंस एज थी यूरोप में, तो मिडल ईस्ट में और यूरोप में ये पोइट्री जो है और ज़्यादा फैली। और इसकी जो ये एरिस्टोटल जो यानी जेनर्स जो उन्होंने सेट किए थे, ये स्टाइल पे इस पे काफ़ी ज़्यादा पोइट्री जो लिखी गई, और फिर पोइट्री को बाकायदा प्रोज से जो है वो सेपरेट भी किया गया, और इन दोनों को एक दूसरे के यानी अपोजिट टर्म्स के तौर पे लिया गया। यानी नज़म और नसर जो है वो बिल्कुल भी यानी दो एक अलग या एक दूसरे के मुतजाद फॉर्म्स के तौर पे लिए गए। क्योंकि नरेशन बेसिकली जो है उसमें आम तौर पे जो यानी मीटर है या जो राइम है या जो रिदम है उसको नहीं देखा जाता, तो इसीलिए प्रोज जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पोइट्री। इसके बाद फिर ये सिस्टम जो था कि प्रोज में तो आम तौर पे एक लॉजिकल नरेशन होती है, और पोइट्री में तो लॉजिकल नरेशन जो है वो यानी नहीं होती। और जो मशहूर रोमांटिक पोइट है उन्होंने भी इसको यानी जो पोइट्री में जो लॉजिकल नरेशन है उसको क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, तो जॉन कीट्स ने फिर इस पर्टिकुलर स्केप को उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का नाम दिया था। तो यानी जो टर्म जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है उसका मतलब ये है कि आप पोइट्री में लॉजिक और इसी तरह से जो एक किस्म की जो इंटेलिजेंस या जो एक किस्म की जो विट है उसको आप इतना ज़्यादा जो है वो यानी फोकस नहीं करते।
यानी नैरेटिव थॉट प्रोसेस और लॉजिकल जो है वो थॉट प्रोसेस पोइट्री में नहीं जो है वो देखा जाता। पोइट्री में एक सेंसेशन होती है, उसमें आप इमोशन की बात करते हैं, उसमें एक इमेजिनेशन होता है, उसमें आप एक किस्म की यानी सटायर होती है, उसमें एलेजिकल फॉर्म होता है, एक ट्रिब्यूट होती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें बहरहाल एक लॉजिकल और जो नैरेटिव थॉट प्रोसेस है उसको आमतौर पे इतना ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जाता। और खुसूसन जो रोमांटिक पोइट्स हैं, जो लिरिकल पोइट्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो यानी एक तरह से नज़रअंदाज कर लिया। तो इसके अलावा जो ये रोमांटिक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जिसमें हमने देखा कि पोइट्री ने एक नया ट्रेंड लिया, तो ये फिर आगे काफ़ी ज़्यादा फैला। और जो ब्रिटिश एम्पायर थी, जो कॉलोनियलिज्म था, फिर हम ये देखते हैं कि ये फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जो है थ्रू कॉलोनिज्म या जो जो यूरोपियन जो यानी ये कॉलोनियलिज्म था, उसके थ्रू इन्होंने जो है वो बाकी दुनिया के खिते जो हैं उन पे भी अपने असरात जो है वो छोड़े। तो रोमांटिक पीरियड जो है वो जदीद शायरी की जो है वो एक किस्म की रिवाइव थी। और ये यानी ये था कि यहाँ पे रीडिस्कवरिंग हुई, जो कदीम जो यानी जो शायरी के काम थे उनको भी देखा गया, उनको एक किस्म का रिव्यू किया गया, और उनसे फिर आगे काफ़ी चीज़ें और जो है वो निकाली गई, यानी वो उनको रीडिस्कवर भी किया गया। यानी ये आप कह सकते हैं कि जो जो रोमांटिक पीरियड है खुसूसन, तो ये पोइट्री के लिए एक गोल्डन एज थी वर्ल्ड वाइड। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर में हम देखते हैं कि जो जो एलिजाबेथन एज है वो बेसिकली गोल्डन एज कहलाती है इंग्लिश लिटरेचर की, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो यानी फोकस दिया जाता है वो जो जो ड्रामाज थे उनको ज़्यादा फोकस दिया गया। तो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसमें भी जो है वो क्लास की पोइट्री लिखी गई, खुसूसन जो शेक्सपियर ने सॉनेट्स लिखी वो कमाल की पोइट्री है। लेकिन बहरहाल जो एक उरूज जो हम देखते हैं पोइट्री का, वो रोमांटिक एज में सेट हुआ, या बहुत ज़्यादा एक यानी फॉर्म में पोइट्री लिखी गई वर्ल्ड वाइड। तो ये उसका असर जो है या जो छाप है वो रोमांटिक एज ने छोड़ी। इसके बाद हम आते हैं फिर एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। तो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में हम सबसे पहले प्रोसोडी को देख लेते हैं। तो प्रोसोडी जो है बेसिकली ये एक स्टडी है जिसमें मीटर को स्टडी किया जाता है, रिदम को स्टडी किया जाता है, और जो इंटोनेशन है किसी भी पोएम की उसको स्टडी किया जाता है। तो रिदम और मीटर जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हालांकि ये समटाइम्स ऐसे लगते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन बेसिकली रिदम और मीटर जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। मीटर ये है कि ये एक खास किस्म की पैटर्न होती है जो इस्टेब्लिश की गई थी वर्स के लिए। जिस तरह से आइएम्बिक पेंटामीटर जो है आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा सोनेट्स जो हैं में जो हैं वो खुसूसन लिखी गई, जो इटालियन सोनेट्स हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स हैं, फिर इंग्लिश सोनेट्स जो हैं वो, इनमें ये आइएम्बिक पेंटामीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉलो किया गया। इसी तरह से रिदम जो है उसमें हम देखते हैं साउंड, यानी ज़्यादा फोकस जो होता है वो साउंड होता है जो पोइट्री की लाइन से निकलता है। तो रिदम में आप एक किस्म का यानी साउंड की तरफ आपका ज़्यादा जो है वो फोकस होता है, जबकि मीटर जो है उसमें आप एक खास किस्म की पैटर्न देख रहे होते हैं वर्स की। इसी तरह से प्रोसोडी जो है, तो प्रोसोडी को ओवरऑल कहा जाता है कि बेसिकली आप इसमें जांच पड़ताल करते हैं शायरी की एक लाइन की, और फिर आप उसमें मीटर जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो इसी तरह से रिदम में मुख्तलिफ किस्म के एक्सेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। इसी तरह से सिलेबल्स जो हैं उनको भी यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। और इसी तरह से दुनिया की मुख्तलिफ जो यानी लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस में रिदम वेरी करता है। ये लाजमी नहीं है कि हर ज़ुबान में जो रिदम है वो एक जैसा हो, क्योंकि ज़बानें जो हैं उनके एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनके सिलेबल्स डिफरेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर रिदम जो है वो भी डिफरेंट होगा या वो वेरी करेगा। इसके अलावा जो मीटर है बेसिकली, तो मीटर क्योंकि वेस्टर्न पोएट्रिक ट्रेडिशन की जो मीटर है वो उन्होंने ग्रीक से ही जो है वो बारो किया, या जो मेट्रिकल फुट का कॉन्सेप्ट वो लेते हैं तो वो ग्रीक से ही यानी यूनानी टर्मिनोलॉजी से ही बोलते हैं। मिसाल के तौर पे टेट्रामीटर जो है वो 4 फीट लाइन को कहा जाता है, यानी एक ऐसी लाइन जिसमें 4 फीट हो तो उसे टेट्रामीटर कहा जाता है। इसी तरह से हेक्सामीटर जो है वो 6 फीट को कहा जाता है। और आइएम्बिक पेंटामीटर जो है जिसमें सोनेट लिखी गई काफ़ी ज़्यादा शेक्सपियरन सोनेट्स हैं, फिर आगे वर्ड्सवर्थ ने लिखी, तो ये 5 फीट पर लाइन होता है जिसको कि आइएम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। इसी तरह से आईएम जो है, तो बेसिकली ये यहाँ पे यानी वन, उसमें क्या होता है, वन अनस्ट्रेस लेवल होता है, यानी आप एक से लेवल पे स्ट्रेस नहीं करते,
और उसके बाद जो फिर दूसरा आता है उसके ऊपर जो है फिर आपकी स्ट्रेस होती है। मिसाल के तौर पर डिस्क्राइब में आप देख लें कि जो डिस है ये अनस्ट्रेस लेवल है, और इसी तरह से क्राइब जो है ये फिर स्ट्रेस लेवल है, तो ये डिस्क्राइब हो गया, तो ये IM है। इसी तरह से इंक्लूड और इसी तरह से रिट्रैक्ट, और इसी तरह से फिर ट्रॉकी जो है वो 1 स्ट्रेस लेवल होता है और उसके बाद फिर अनस्ट्रेस आता है, यानी ट्रोकी में जो है वो स्ट्रेस लेवल पहले आ जाता है और IMBIC में वो बाद में आता है। जिस तरह से ये पिक्चर है, इसी तरह से फ्लावर है, फिर इसी तरह से डेक्टिल है। तो इसमें आप देख लें कि एक स्ट्रेस लेवल होगा और स्ट्रेस लेवल के बाद फिर दो आपके पास अनस्ट्रेस लेवल आ जाते हैं। जिस तरह से एनोटेट है, इसी तरह से सिमिलर है, और इसी तरह से एनापेस जो है उसमें दो अनस्ट्रेस लेवल्स जो हैं पहले आएंगे, उसके बाद फिर एक स्ट्रेस लेवल आ जाता है। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंड, और स्पॉन्डी जो है उसमें यानी दो स्ट्रेस लेवल होते हैं, जिस तरह से हार्ट बीट कहते हैं, इसी तरह से 14 कहते हैं, और इसी तरह से फिर पायरिक है, उसमें भी दो अनस्ट्रेस लेवल साथ में आ जाते हैं और उनके साथ कोई भी स्ट्रेस लेवल्स नहीं होता। जिस तरह से रेयर है, और इसी तरह से मोनोमीटर 1 फुट को कहा जाता है, डायमीटर 2 फीट को कहा जाता है, इसी तरह से ट्राईमीटर 3 फीट को कहा जाता है, टेट्रामीटर जो है वो 4 फीट को कहा जाता है, पेंटामीटर जो है वो 5 फीट को कहा जाता है, हेक्सामीटर जो है वो 6 फीट को कहा जाता है, और हेप्टामीटर 7 को, ऑक्टामीटर इसी तरह से 8 फीट को। तो यानी एक लाइन में कितने यानी फुट या फीट हैं, फिर उस हिसाब से जो है उस लाइन के मीटर की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है। इससे प्रोसोडी जो है वो कहा जाता है, या एसडी या प्रोसोडी मेनली जो है वो रिलेट होती है मीटर के साथ या रिदम के साथ में। इसके बाद ये फिर डिफरेंट जेनर्स हैं इंग्लिश पोइट्री में। तो जो जदीद किस्म की जो हमें शायरी मिलती है इंग्लिश की, उसमें हमें ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जेनर्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे नैरेटिव पोइट्री है, तो ये एक किस्म की यानी स्टोरी टेलिंग पोइट्री होती है या एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है। तो होमर की पोइट्री जो है ये इसकी बड़ी एक यानी वाज़ेह एग्जांपल है, इलियड एंड ओडेसी जो उसने लिखी थी। तो वो बेसिकली नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री थी, क्योंकि उन्होंने एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिखा। इसके अलावा फिर हम जब देखते हैं तो इसमें हमें और भी ज़्यादा जो है वो यानी मिलते हैं पोइट्स जिन्होंने नैरेटिव पोइट्री लिखी, जिस तरह से डांते हैं, और इसी तरह से चौसर हैं, इसी तरह से शेक्सपियर हैं, एलेक्जेंडर पोप हैं, रॉबर्ट बर्न्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जो है वो बेसिकली इस जो है वो यानी नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री को जो है वो अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग एडगर एलन पो और एल्फ्रेड टेनिसन। इसके बाद फिर लिरिक पोइट्री है, तो ये एक यानी सॉन्ग टाइप की पोइट्री, यानी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें जदीद दौर में। तो लिरिक्स जो हैं वो जो लाइंस होती हैं, जो एक सॉन्ग होता है उसको कहा जाता है सिंपली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो जो रोमांटिक पोइट्री है वो मोस्टली जो है वो लिरिक फॉर्म पोइट्री में लिखी गई। इसके अलावा जॉन डोने जो हैं, जॉन डन जो हैं, उन्होंने भी यानी लिरिक पोइट्री लिखी थी। इसी तरह से हॉपकिन ने लिखी, और उसके बाद फिर जो है वो एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। तो ये जो एपिक पोइट्री है ये भी एक नैरेटिव यानी एक किस्म का जो है वो लिटरेचर है, जिसमें आमतौर पे यानी हीरोइक या मैथोलॉजिकल जो कहानियाँ हैं वो बेसिकली इसमें लिखी गई। तो एपिक पोइट्री जिस तरह से नैरेटिव पोइट्री जो है और एपिक पोइट्री तकरीबन एक जैसी ही हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है वो होमर का ही है कि उन्होंने इस फॉर्म ऑफ पोइट्री को लिखा। उसके बाद फिर आ जाता है सेट्रिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो यानी सेटायर जो है वो एक किस्म की तंज होती है, यानी इसमें पॉलिटिकल और सोशल ग्राउंड्स पे जो है वो आमतौर पे जो है वो तंज की जाती है। जॉन ड्राइडन जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी जो है वो लिखा था सेट्रिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखी। इसके अलावा टी.एस. इलियट जो हैं उन्होंने भी जो है वो थोड़ी बहुत पोइट्री जो है वो लिखी थी, और वो भी सेट्रिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री है। तो एलिजी जो है ये यानी एक किस्म का यानी मरसिया होता है या एक किस्म का फनरल सॉन्ग होता है। ये या स्पेशली ए लेमेंट फॉर अ डेड पर्सन फ्रेंड्स। तो जिस तरह से शेले ने लिखी थी जो एडोनिस, ये एक एलिजी थी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में पोइट्स हैं जिन्होंने एलेगोरिकली फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है वो लिखा हुआ है, जिनमें बड़े नाम जो हैं उसमें एडमंड स्पेंसर हैं, इसी तरह से बेन जॉनसन हैं, जॉन मिल्टन हैं, थॉमस ग्रे हैं। इसके अलावा पर्सी बिश शेले हैं, उन्होंने लिखा जिसका मैंने आपको अभी बताया। फिर उसके अलावा फिर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, वाल्ट विटमैन हैं। तो ये काफ़ी जो है वो नाम हैं जिन्होंने जो है वो यानी एलेगोरिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखी थी। इसमें कुछ अमेरिकन
पोइट्स भी हैं, जिनमें विलियम बटलर यीट्स हैं और वर्जीनिया वुल्फ हैं। तो इसके अलावा फिर वर्स फेबल है, ये भी एक यानी जो है वो कदीम एक किस्म का जो है वो यानी लिटरेरी जेनर है। तो ये फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है इसमें एनिमल्स या लेजेंडरी क्रिएचर्स या प्लांट्स जो हैं या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनके बारे में इलस्ट्रेशन दी जाती है। तो ये क्योंकि कदीम फॉर्म ऑफ पोइट्री है, तो इसमें जो कदीम पोइट्स ही हैं उनके ही जो है वो आमतौर पे हमें नाम मिलते हैं, जिसमें रॉबर्ट हेनरिसन थे, और इसी तरह से हमें जो है वो यानी संस्कृत में विष्णु शर्मा जो हैं उनके नाम मिलते हैं। तो इन्होंने जो है वो वर्स फेबल फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखी। उसके बाद फिर ड्रामेटिक पोइट्री है, जिस तरह से यानी एक किस्म के आप कह लें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जिस तरह से लिखे, तो ये ड्रामेटिक पोइट्री है, यानी जो ड्रामा रिटन होता है वर्स में या स्पोकन होता है सन, या जो एक गाने की सूरत में जो है वो कहा जाता है, तो इसको जो है वो ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ पोइट्री कहा जाता है। इसके बाद फिर जो है वो एक स्पेकुलेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है, तो स्पेकुलेटिव पोइट्री जो है ये एक किस्म की फैंटेस्टिक पोइट्री होती है, या इसमें वियर्ड या मैकबर पोइट्री जो है वो आमतौर पे लिखी जाती है, और ये इसमें एक थीम होती है और उसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रियलिटी से हटके होते हैं। तो जिस तरह से साइंस फिक्शन के बारे में या हॉरर फिक्शन के बारे में आप लिखें तो वो स्पेकुलेटिव पोइट्री होगी। तो एडगर एलन पो जो हैं इसमें उनका एक बड़ा नाम है, जिन्होंने लिखा था इस पोइट्री के बारे में। इसके बाद फिर प्रोज पोइट्री जो है, तो ये यानी एक स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ पोइट्री होती है या प्रोज टाइप ऑफ पोइट्री होती है, जिसमें आमतौर पे आप जो है अनराइमिंग स्कीम जो है उसको आप फॉलो करते हैं। फिर लाइट पोइट्री है, तो लाइट पोइट्री जो है ये करीबन जो है जो मॉडर्निज्म की एज है उसमें मिलती है। इसी तरह से स्लैम पोइट्री यानी इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा कदीम नहीं है, इनमें हमें ज़्यादातर मिलती हैं। और इसमें फिर जिस तरह से पन इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एडवेंचरस राइम होता है या हैवी एलिट्रेशंस वगैरह, या इसमें फ्री वर्ड्स इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमें जो आम तौर पे ज़्यादातर जो मॉडर्न एज है या विक्टोरियन एज है या जो पोस्ट मॉडर्न एज है, इनमें ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो है वो हमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो ओवरऑल जो यानी पोइट्री है उसकी जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हम देखते हैं वो बिलखुसूस हम रोमांटिक एज के बाद ही देखते हैं, जो जदीद इंग्लिश जो है वो पोइट्री है। तो रोमांटिक एज के पहले जो पोइट्री है उसको फिर क्लासिकल पोइट्री कहा जाता है, और रोमांटिक पोइट्री जो है वो रोमांटिसिज्म एज से जो है वो शुरू होती है। तो ये था हमारा आज का सेशन पोइट्री के ऊपर। आई होप कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, अपने कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।